Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईएएस के करंट अफेयर की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर 2020 के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के करंट अफेयर्स। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत में ही हम सबसे पहले जो टॉपिक देख लेंगे वो रहेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। तो ज़रा सा भी जिनका ताल्लुकात रहा है न्यूज़ से और मोदी जी के कोई भी स्पीच से, तो ये आजकल बड़ा बता रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। तो हम भी जानेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में तो अभी मैंने बताया ना क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री चिल्ला के बोलते हैं बात कि भाई साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए। अब लोकसभा और स्टेट में स्टेट असेंबली यही दोनों इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन कर दो। अच्छा ठीक है भाई, ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है पहले ये तो बता दो भाई। तो ये बता दिया जाए कि क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जब इंडियन जो हमारे यहाँ का जो देश का इलेक्शन साइकिल चल रहा है ना, वो इस तरीके से हो जाए कि इलेक्शंस लोकसभा के और स्टेट असेंबली के ये एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए। समझ रहे हैं ना कि मतलब एक पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए एक बंदा गया, आप अंदर गए और आपने वोट करा, सेम दिन आपने जो है सेंट्रल के इलेक्शन के लिए भी वोट कर दिया, लोकसभा के लिए भी, और सेम डे आपने क्या करा कि आपने स्टेट असेंबली के लिए भी वोट कर दिया। मतलब एक दिन में दो वोट आपने दे दी। समझ आ गई बात। ऐसे आप क्या करते हैं, जैसे अभी बिहार के हो चुके, तो भाई 2019 में हुए थे सेंट्रल के, अब बिहार के तो अभी रिसेंटली हुए। अब माहौल बन रहा है ये FWB मतलब वेस्ट बंगाल वाले इलेक्शन का। अब 2022 में जो है वो आएगी जो भाई यूपी की बारी। तो ये अलग अलग साल में अलग अलग इलेक्शन होते थे, लेकिन अभी क्या करने की बात कर रहे हैं कि भाई सेम डे जाओ, जिस दिन तुम दो सेंटर के लिए वोट उसी दिन तुम दो स्टेट के लिए वोट। समझे, सेम डे। अब आप ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन ऐसा डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये बात नहीं है कि सिर्फ एक दिन डिसाइड करेंगे और उसी दिन ही जो है पूरे देश वालों को अपनी अपनी स्टेट में जाके देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, डेट में भी अलग हो जाए, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि सेम डे सिंगल डे वाले दिन ही आप सेंटर को भी और आप स्टेट को भी, दोनों को ही एक ही दिन वोट देके खत्म करो किनारे। समझ गए बात। अब देखिए इन इलेक्शंस में क्या होता है, ये ऐसे नॉर्म रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार मोदी जी ने कह दिया तो भाई आ गया है ना, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1967 तक ऐसा ही होता था, है ना। बट जो है डिसोल्यूशन कुछ हुआ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हुई 1968 में, और 1969 में क्या हुआ उसके बाद कि लोकसभा ने 1970 में इलेक्शन जो कि स्टेट असेंबलीज के थे और पार्लियामेंट के थे ये अलग अलग करना शुरू कर दिया। तो ये पहले सब ऐसे ही था, 67 तक तो यही था, फिर 68 69 में चीज़ें बदली, 70 से ये हो गया कि भैया स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो है वो अलग होंगे, पार्लियामेंट के अलग हुआ करेंगे। बाद में कहा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1983 में, है ना। और साथ ही साथ भाई ये आइडिया दिया गया कि एक काम करो, फिर से आप ऐसा कर दो कि पार्लियामेंट और स्टेट के एक साथ एक ही दिन में होने लग जाए। इलेक्शन कमीशन ने बात कही थी, बट ये रिफर भी किया गया था उस वक्त लॉ कमीशन को, नीति आयोग को। खैर मामला ढीला पड़ा रहा। और ये इलेक्शन जो इसका मतलब मैंने आपको बताया, ये मतलब नहीं है कि सिंगल डे ही पूरे देश में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट जिस भी दिन होंगे उस दिन एक इंसान दोनों लोगों को एक ही दिन दे देगा वोट, ठीक है। फ्रेज वाइज कर सकते हैं, वैसा भी नहीं है कि आज कर दिया 6 महीने बाद कर दिया, फ्रेज वाइज होगा। और कभी कभी जो है किसी स्टेट में और कभी किसी स्टेट में, तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके चलें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 83 है बच्चों, वो कहता है कि लोकसभा के पास नॉर्मल टर्म होता है 5 सालों का, हमने पढ़ा है पॉलिटी में, है ना। जब से जो है इसकी पहली मीटिंग होती है तब से लेके 5 सालों तक के लिए लोकसभा होती है। क्लियर है, ये बात आर्टिकल नंबर 83 कहता है। आर्टिकल नंबर 85 कहता है स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, है ना। आर्टिकल नंबर 85 स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, इसके पास पावर है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा अगर यूनियन कैबिनेट इससे ही बात कहे, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट अगर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि भाई साहब आप एक काम करिए, आप लोकसभा को जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए, तो डिसॉल्व कर देगा। और ये किसके अंदर आएगा, आर्टिकल नंबर 85 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 172 कहता है
कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल होता है। मतलब स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 5 सालों तक के लिए होती है। जैसे भैया लोकसभा 5 सालों तक के लिए होती है, वैसे ही स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली 5 सालों तक के लिए होती है। उसके बाद आखिरी में आर्टिकल नंबर जो 174 है, वो कहता है कि जो गवर्नर होते हैं, उनके पास पावर है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, अगर उन्हें स्टेट कैबिनेट ने एडवाइस कर दिया तो। मतलब समझ गए कि जो सेंटर है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर है, वही पावर स्टेट के अंदर गवर्नर के पास है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों ही जगह की कोई भी कैबिनेट चाहे तो। इतना हमने बहुत ही आसानी से पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कुछ सबसे पहले देखेंगे फेवर में कौन कौन बातें कही गई हैं। तो सबसे पहला ये है, फेवर में जो बात कही गई है, पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब देखो, अगर ये जो फटाफट से इलेक्शंस हुआ करते हैं, है ना, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट का प्रॉपर मॉडल बहुत लंबे पीरियड तक चल नहीं पाता। मतलब कोई पॉलिसी बनी, अब मान लो क्या हुआ कि फिर से इलेक्शन हो गए, वहाँ की सरकार हटी, तो अब सेंटर की बात सुनना शुरू। मान लो सपोज करो यहाँ पे बीजेपी की रूल था सेंटर में, ये एक पॉलिसी लेकर आए, और सपोज करिए कि यूपी में भी रहा बीजेपी का रूल। ठीक है, पॉलिसी शराफत से चल रही थी, जो भी पॉलिसी लेकर आए थे, जो भी शांति से काम चल रहा था, अचानक से यहाँ इलेक्शन हुए, यहाँ की सरकार पलट गई, मान लीजिए यूपी में आ गई कांग्रेस। अब जो ये शांति से इनकी लाइव स्कीम चल रही थी, अब इसमें होने लग गई उंगल पेची। तो भैया इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जो है ये इनके हिसाब से चलाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अब ये होता है चीज़ की वजह, पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें होने लगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने लग जाए। समझ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम वगैरह जो है, डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह लॉस हो जाता है उसमें। दूसरी बात है काफ़ी ज़्यादा खर्चा। तो खर्चा है भाई, अलग अलग इलेक्शंस करवाएंगे तो अलग अलग खर्चा भी करना पड़ेगा, तो ये वाली बात होती है। हुँ, उसके बाद तीसरी, हाँ, हाँ, तो भई खर्चा है, ये समझिएगा कि अगर खर्चा जो है करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि भई एक सिंपल एक इलेक्शन कराओ, ताकि खर्चा भी बार-बार ना करना पड़े। तीसरी बात है एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखिए, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती है ना पूरे इलेक्शन के टाइम पे, क्या आपने देखा होगा पुलिस वाले खड़े रहते हैं ताकि गुंडागर्दी ना हो। तो बार-बार ये पुलिस वालों को लगाने से सिर्फ फालतू का खर्चा बढ़ता है, या जो है एक अच्छी पोटेंशियल जगह पे इनको लगाया जा सकता था, यहाँ लगा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा-वैसा। तो इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद लोगों की लाइफ को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, भई एक बार इलेक्शन दे दो खत्म करो, वो इलेक्शन ना आ रहे हैं, एक वाले को दे रहे हैं, फिर दूसरे वाले को दे रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर ऑफ़िस से छुट्टी मिली हुई है, अब फिर जा रहे हैं, अरे हाँ, इलेक्शन देना है, तो माइंड जो है नॉर्मल चलती ज़िंदगी के बीच में अड़ंगा लगता है, इसलिए एक इलेक्शन कर दो। उसके बाद आपका इम्पैक्ट पड़ता है सोशल फैब्रिक पे। जैसे फटाफट इलेक्शन करवाओगे, तो इससे कास्ट, रिलीजन, कम्युनल इश्यूज वगैरह पूरे कंट्री में बढ़ते हैं, है ना। ये भाई कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन और बढ़ता है, क्योंकि भैया उसके नाम पे ही वोट मांगे जाते हैं, और बार 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 उसी नाम पे वोट मांगे जाएंगे, तो लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा बार घृणा, मतलब एक खराब भावना भरेगी। उसके बाद फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स। जैसे कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से क्या होता है कि जो सरकार की जो गवर्नेंस है, मतलब जो राज कर रही है, जो पॉलिसी लेकर आ रही है, वो बहुत बढ़िया नहीं लेकर आती, क्योंकि वो बार बार सोचती है कि इलेक्शन में, इस बार इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ जीत ले पहले तब काम करेंगे। तो सरकार फोकस नहीं कर पाती अपने काम पे, तो इसलिए एक सिंगल होना चाहिए। और इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, मतलब लॉ कमीशन के हिसाब से, उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो साइमल्टेनियस पोल्स हैं, है ना, इसकी वजह से वोटर यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। एक बार में बंदा आएगा और फटाफट दे के चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने सेंट्रल में वोटिंग करी, लेकिन स्टेट में नहीं करी, तो ऐसा वैसा। अब एक दिन में आएगा तो भाई एक दिन में तो दे ही देगा। अब ये तो हमने बात करी फॉर, क्यों होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब बात करेंगे अगेंस्ट की। तो पहला ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। देखिए, जैसे कि मतलब किस तरीके से इस पहली दफ़ा साइकिल को सिंक्रोनाइज़ करना है ना? क्या प्रोसीजर रहेगा अगर मान लीजिए रूलिंग पार्टी हार जाती है, या गठबंधन जो है, गठबंधन में मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है, और 5 सालों के भीतर ऐसा काम हो जाता है, तो किस तरीके से हम दूसरा प्रोसेस लेकर आएँगे, ठीक है? और जो फ़ीज़िबिलिटी है इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन को ला करवाने की, इतने बड़े मैसिव स्केल पे, ये भी तो बात है ना कि इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन होगा तो एक बार में होना पड़ेगा। अब एक बार में, अब एक दिन में हो या फ़ेज़ वाइज़ मैनर हो, इलेक्शन कमीशन के क्या इतनी भई पता है कि वो इतना करवा सकती हैं। दूसरी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ की। तो देखिए,
ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, इसमें ज़रूरत पड़ती है कि भैया हमें कुछ ना कुछ जो है ये आपका चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, चाहे वो लोअर हाउस में बदलनी पड़े, मतलब लोकसभा में, और चाहे स्टेट असेंबली में बदलनी पड़े, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और इन प्रोविजंस का अमेंडमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना पड़ेगा। कुछ अमेंडमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर करने पड़ेंगे, 1951 वाले। कुछ आपको रेटिफिकेशन भी स्टेट्स भी करेंगी, है ना? ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाएगा ना, ऐसे कैसे अपने मन से थोड़ी ना कर दोगे कुछ भी आप। तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद आती है नेशनल और स्टेट इश्यूज, ये डिफरेंट होते हैं। देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि वोटर चीज़ों को समझ ना पाए, क्योंकि नेशनल लेवल पे मान लीजिए वो चाहता है कि बीजेपी आ जाए, लेकिन मान लीजिए स्टेट लेवल पे वो चाहेगा कि अरे ममता ही जी रहे, है ना? ये फ़र्क एक हो सकता है, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ये जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है लोगों को, ये बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फटाफट अगर जो इलेक्शंस होते हैं ना, फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं, तो सरकार इन लोगों को भी बड़ा डर रहता है कि काम करो, नहीं तो इस वाले इलेक्शन में बेटा तुम हार जाओगे। लेकिन अगर एक इलेक्शन होगा, इनको पता चल जाएगा 5 सालों के लिए तो अब हम ही रहना है, तो 5 साल फिर ये तो बिल्कुल नरक कर देंगे जिंदगी। उसके बाद ये फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट जाता है। देखिए, क्योंकि इलेक्शन जो है स्टेट के अंदर ये पोस्टपोन करे जाते हैं, जब तक के लिए सिंक्रोनाइज फेज नहीं आएगा, दूसरे फेज वाइज काम होगा ना, जब तक के लिए ऐसा नहीं हो जाएगा, तो तब तक के लिए इलेक्शन स्टेट के होंगे ही नहीं। तो प्रेसिडेंट का रूल जो है ये भी इम्पोज हो सकता है इंटीम पीरियड में स्टेट में। तो ये सब हो सकता है कि फेडरलिज्म भाई इसमें क्या है कि सेंटर मजबूत है, और स्टेट्स इसमें यहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन सब मिलके यहाँ पे आपस में काम कर रहे हैं। अब सपोज करो भैया कि जो है यहाँ पे ऐसा कर दिया गया कि भैया जो समय है यहाँ पे थोड़ा ले लिया गया फ्रेज वाइज के चक्कर में। अब जिस स्टेट में सरकार अभी नहीं है, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, तो उस स्टेट को भी फिर सेंटर के हाथ में चली जाएगी वो स्टेट भी। तो ये एक दिक्कत है। और होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, अब ऐसा हो जाएगा ना, देखो, इक्वालिटी लाने की बजाय, है ना, एक एक चीज़ लाने की बजाय इससे क्या हो जाएगा, लोकल या रीजनल लीडरशिप बढ़ जाएगी, है ना? इससे नेशनल पार्टीज जो है भाई और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि होता क्या है ना कि भाई देखो, रीजनल पार्टीज का अलग महत्व है, स्टेट पार्टी अलग हो गई, रीजनल और नेशनल पार्टी अलग हो गई। अब मान लीजिए कि अगर हमने एक ही इलेक्शन करा, तो आदमी फिर एक हवा चलती है, उस हवा के चलते 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 ऐसा ना हो जाए कि नेशनल ही पार्टी हर जगह फिर आ जाए, है ना? स्टेट पार्टी वगैरह की महत्वता जो है वो खत्म होने लग जाए, तो ये हो सकता है। तो आखिरी में बस कंक्लूजन में यही कहने वाली इसके अंदर बात है कि प्रॉपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। पैसा वगैरह देखो क्या है, क्या इफेक्ट आएगा इसका, है ना? लॉ कमीशन वगैरह के रिकमेंडेशन सब कुछ यही सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे फिजिबिलिटी है टू रिस्टोर सी, एंड इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, कह रहे हैं सब देख दाख के, लगता है कि फिर से लाया जा सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन को, है ना? स्टार्टिंग में तो था ही, फिर से ला सकते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि देखिए, अब ऐसा भी नहीं, इश्यूज वगैरह जो भी है उसे पहले देखा जाना चाहिए, उसको फिर से देखिए, समझिए, रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगानी चाहिए उसे लगाइए, है ना? खर्चा वगैरह और कम रहे, फंडिंग रिफॉर्म्स लेकर आए, तो ऐसा कुछ करें। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, आरटीआई, उसके अंदर जो है रखा जाए, है ना? ताकि जो है भाई इनकी भी अकाउंटेबिलिटी रहे, इनका भी प्रॉपर ये अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। तो ये कुछ बात है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कहता है राइट टू रिकॉल। क्या है ये राइट टू रिकॉल, आइए जानते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा, पहले वो समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हरियाणा की असेंबली ने पास करा है एक हरियाणा का पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें क्या है, राइट टू रिकॉल दे रहा है ये मेंबर्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। आइए कुछ बातें और जानेंगे न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, राइट टू रिकॉल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस है जहाँ पे जो इलेक्टोरेट है उसके पास ये पावर होती है कि वो हटा सकता है इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। समझिए, ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट हो गया। कैसे, मान लीजिए सपोज करो आप यूं हैं, और यहाँ आपने एक बंदा जो है वो उसे इलेक्ट करा है, ठीक है, इसको वोट दिया है, तो आपके पास राइट टू रिकॉल में ये हक हो जाएगा कि आप इसके कार्यकाल से पहले, मान लीजिए 5 सालों के लिए इलेक्ट करा गया है, तो आप इसके कार्यकाल से पहले ही इसको हटा सकते हो। समझ गए, राइट टू रिकॉल।
अब इसके अंदर क्या होता है कि बिल ये भी अलाउ करता है कि रिकॉल ऑफ विलेज सरपंच, सरपंच आपने चुना तो आप सरपंच को उनके कार्यकाल से पहले हटा सकते हो, कार्यकाल खत्म होने से पहले हटा सकते हो। या मेंबर्स वगैरह जो कि ब्लॉक लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के होते हैं, है ना, इन सबको आप ये हटा सकते हो उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहे, उसमें ये जो है वो सफल नहीं हो पाए, है ना। तो अब करना क्या होगा अगर आपको रिकॉल करना है? ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान जाएगा और तुरंत कहेगा और तुरंत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिकॉल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 50% जो कि मेंबर्स होंगे उस वार्ड के या उस ग्राम सभा के, है ना, इनको लिखित में देना पड़ेगा कि भैया ये जो है इस फला फला बंदे को हटाना चाहते हैं। समझ गए? इसके बाद क्या होगा, ये सीक्रेट बैलेट में जो है रखा जाएगा और इनका रिकॉल जो है इसमें 2/3 मेंबर्स की वोटिंग लगेगी अगेंस्ट देम, ठीक है, 2/3 लोग इनके अगेंस्ट जो है वो वोट भी करें। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ऐसा लॉ लेकर आ जाया जाएगा तो जो फालतू का पैसा कमाने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो इनको डर रहेगा कि ये ऐसा ना हो जाए कि हम पैसा कमाने के चक्कर में गद्दी से ही अपना हाथ धो बैठे। दूसरी बात, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एथिक्स इन रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, ये जो कॉल वाला मैकेनिज्म है ना, लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी तो ऐसे कोई आलतू फालतू इंसान, ठीक है, ऐसा अनवर्दी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और ये ऐसा इंसान पा भी नहीं पाएगा इस पर्टिकुलर सीट को। तीसरी बात, करप्शन वगैरह, है ना, या क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का हो जाता है, क्रिमिनल बन जाएंगे लोग, इधर उधर उसका बच्चा मरवा दिया, उसकी बेटी मरवा दी, तो ये सब काम थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि अगर जनता को समझ में आ जाएगा तो उठा के फेंक देगी इनको बाहर। उसके बाद लॉजिक एंड जस्टिस। देखिए, ये एक ऑप्शन देगा कि भैया गलत डिसीजन को हम समझ सकते हैं। देखो भैया, अगर हमने कुछ उस समय तो खुशी खुशी में हमने चुन लिया था, उसके बाद हमको नहीं सही लग रहा है तो हमारे पास एक सेकंड चांस रहेगा एक तरीके से कि हाँ, हम अपनी गलतियों को यहाँ सुधार सकें। ठीक है। अब हमने जो एक वर्ड बड़े हंसते हंसते यूज कर दिया था कि एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, राइट टू रिकॉल। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आखिरकार क्या होती है? देखिए, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन तब भी हम आपको ये बताएंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए, डिस्क्राइब करती है ये उन सारे रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को या प्रोसेस को, है ना, जिससे जो पब्लिक है, पब्लिक वोट कर सकती हो डायरेक्टली ऑन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी और पॉलिसी डिसीजन, जहां पे जनता सीधा सीधा वोट कर पाए किसी भी चीज में, चाहे वो कोई लॉ लाने की बात हो रही हो उस पे, या कोई ट्रीटी साइन करने की बात हो उस पे, या कोई पॉलिसी डिसीजन हो उस पे, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की बात कही गई है और उसको जनता के बीच में रखा गया है। तो जनता जहां पे डायरेक्टली वोट करती है उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारी चीज़ों का यूज़ करा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसे कि रेफरेंडम करवाए जाते हैं, सिटीजन्स इनिशिएटिव होता है, प्लेबिसाइट करवाई जाती है, हाँ, एजेंडा इनिशिएटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। अब देखिए, लिमिटेशंस क्या है इसकी। अब हर चीज़ में अच्छाई नहीं होती ना, कुछ चीज़ों में गड़बड़ाई भी होती है। तो ये क्या है कि सरकार देखिए हिली रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी कि भैया देखो, जब भी मूड खराब हो जनता का उठा के बाहर फेंक दिया, तो कितनी बार इलेक्शन करवाओगे आप। दूसरी बात, इलेक्शन फैटिग। देखिए, रिकॉल करके, रिजेक्ट करके जो कैंडिडेट हैं, या फिर दूसरे दूसरे को बुलाया, पहले वाले को हटाया, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोअर वोटर टर्नआउट हो सकता है। देखो, पहली बार में ऐसा हो सकता है कि 100 लोग जाएं वोट देने के लिए, हम का ही भैया चाहिए, अब इनको हटा दिया गया, दूसरे आए, मान लो 70 ही लोग गए, ठीक है चलो, फिर उसके बाद तीसरे आए, अब इनको भी हटा दिया गया, तीसरे आए, अब जो है इनको कहा गया कि भैया अब इनको, अरे छोड़ो कौन कौन जाए, 85 लोग गए, है ना। तो ये चीज़ कमी देखने को मिल सकती है वोटर्स में। अब देखिए, पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है ना, ये राजनीति के तौर पे इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब कुछ ग्रुप के खिलाफ कुछ करवाना है मान लो, तो इन्होंने कुछ भीड़ के बीच में भड़का दिया, कुछ वायरल न्यूज़ बता दी और उस बंदे को जो है वो गद्दी से हटा देगी, लोगों का मूड खराब होगा तो लोग हटा ही देंगे।
उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए इससे क्या होगा कि भाई आज़ादी से बंदा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जनता जो चाहेगी अच्छा अच्छा वही अच्छा अच्छा उसी के हक में ही करो। अगर कोई अच्छा तुम सोच रहे हो जनता के लिए, भाई सती सिस्टम भी तो जो है वो जनता सोचती थी कि जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हटाया गया ना क्योंकि वो एक्चुअली में खराब था। तो भाई अगर ऐसा कुछ करोगे और जनता को लगेगा नहीं तुम गलत कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, तो जनता उठा के तुमको फेंक देगी, तो ये गलत हो जाएगा। साथ ही साथ वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होगा, मिनिमम परसेंट इलेक्टोरेट का चाहिए होगा कि भैया इस पटिशन को साइन करने के लिए कुछ लोग चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है प्रॉपर सिग्नेचर की क्या ऑथेंटिसिटी है, कितना सही है, वेरिफिकेशन वगैरह कितना सही है ना, ये सारे कंसेंट वगैरह की सबकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो प्रोसेस ऐसा कुछ इस तरह का है। और खर्चा बढ़ेगा। क्यों? नहीं, बाई इलेक्शंस होते रहेंगे, फर्दर इसमें क्या होगा कि बहुत सारे खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर, टाइम सभी कुछ जाएगा। आखिरी में बात कर लेंगे हम भाई वे फॉरवर्ड के बारे में। तो इसके अंदर वे फॉरवर्ड में ये लिखा हुआ है कि इनहेंसिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। देखिए मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे, भाई वे फॉरवर्ड में क्या है कि भाई और क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉलिटिकली चीज़ों को और अवेयर करो लोगों को, है ना। जनता को बताओ चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है ना, कैसे वोटर आएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे इलेक्शंस होंगे। दूसरी बार प्रॉपर स्क्रूटनी करो, मतलब रिकॉल जो तभी करिए आप जब प्रॉपर तरीके से जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाए, है ना। प्रॉपर देखा जाए कि कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ धुंधली ना रह जाए, हर चीज़ एकदम साफ साफ सामने हो। तीसरी बात स्ट्रॉन्ग डेटरेंस। देखिए जो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉल करा जाएगा ये हटा देना चाहिए कि वो दोबारा से इलेक्शन ना लड़ पाए। अब ऐसा ना हो कि भाई फिर से आ गया, है ना, वरना इतना जो पैसा खर्चा हुआ, मैन पावर खर्चा हुई, वो फिर से चली भी गई और उठा के सब लोग उसी को लेके चले आ गए, है ना। अब लोगों का तो नहीं, आज मूड खराब था इसी के ऊपर, पहुंच गए गुस्से गुस्से में उसको हटा दिया। फिर इनको 2 दिन बाद सो रहे थे, याद आया अरे भैया सुनो गलत कर दिया, वो आदमी बड़ा अच्छा था, ठीक है अब की इलेक्शन लड़ ला, उसको फिर से जिता देंगे, है ना। तो ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का। तो इसलिए एक बार इलेक्शन से हटाए गए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ करा दो। उसके बाद तो फिर स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे प्री इलेक्शन है, जो ऐसे मेजर्स हैं जो नेगलेक्ट करे जाते हैं, है ना। और उससे अकाउंटेबिलिटी वगैरह जो है वो यहाँ पे होती है ना, कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन को लेके या किसी मेंबर को एक्सपेल करने को लेके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले आप ये सब मजबूत बनाइए तब आगे करिए बात। नींद आ रही है, बहुत देर नींद आ रही। उसकी बहन ये बहुत है। 3 टॉपिक करना है अभी फिर से नहीं, मतलब सिर्फ 1.3 तक करना, 1.2 तक कर लिए, सिर्फ 1.3 6 टॉपिक हैं, एक में 3 हाँ एक में 3, अच्छा 2 पार्ट में निपटा दो, ऐसी या है फिर वो। 2 2 के 3 पार्ट बना दो। ना ना दो बार। ओके अभी आधे ही घंटा हुआ, 29 मिनट हो गए आपको रिकॉर्डिंग करते हाँ हुए। 29 मिनट हो गए। हाँ हाँ 6 थोड़ी बजे देर चालू सो करा लेते था। हैं। अरे भाई बड़ी देर नींद आ रही है। वो सब ठीक है, मेरे दिमाग में बात चली थी कि बता बता। सब कर लो लेकिन इस शेड्यूल को मत तोड़ो, संडे गपशप। मैं आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, किसी बच्चे ने बोल दिया, हाँ मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, उस वो पॉइंट ठीक है, लेकिन एक वो कहते हैं ना, इस चीज को मत तोड़ो, जहाँ तक मुझे लगता है। कल कर लेंगे संडे गपशप इज जो है वो टुमारो। संडे गपशप विल बी, क्या कहते हैं, अभी डाल दे रहे हैं। आई एम लिटिल अनवेल, दैट इज द रीजन आवर संडे गपशप विल बी क्या लाइव टुमारो, बस खत्म। मंडे 1 हाँ PM। बस डालेंगे वही, और क्या। ऐसे कुछ कर देंगे, तोड़ नहीं रहे हैं कि इस बार आए नहीं थे, आएंगे अभी जग के किसी भी तरीके से कम नहीं तो 6 वीडियो 7 वीडियो डाल दें। तब पता है यही होता है, सबसे रीसेंट वर्क आपने क्या करा था, सबसे रीसेंट वर्क हाँ मैंने कर दिया, ये देखिए अभी तो डाली है। ये क्या है? बैकग्राउंड ऐसा कुछ। नहीं भाई कार्टूनियत नहीं करनी है, मेक इट सिंपल। जो पहले था ठीक था, ये सारे क्या यार, पहले था ठीक था, तुम तो आरजे रहोगे, पहले था ठीक था वो। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। 10 नहीं निकाला करो, एक 10 चीज लो नहीं, डिसाइड करो, तुम्हारा मन रेत की तरीके है। हाँ जितना देखोगे जिंदगी में उतना कंफ्यूज हो जाओगे, बस जो भी है एक ले लो। तो भाई अब ये तो हो गया टॉपिक सेकंड वाला।
अब आता है थर्ड टॉपिक, जो कहता है कि रेगुलेटिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ओके, रेगुलेटिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो भैया ये जो है OTT प्लेटफॉर्म्स आज के बाद भाई आप अच्छे से समझ जाएंगे, और जो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं उनके लिए तो है ही ये बातें बड़ी इजी। सबसे पहले देखिए, OTT को समझने से पहले जान ले ये बात न्यूज़ में क्यों रही है। तो न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म जो है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, आपका अमेजॉन प्राइम, दूसरे कुछ और भी हो गए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लेके आ गए, है ना। अब मैंने ऑन द टॉप बोल दिया होगा पहले, तो उसके लिए माफ़ी। ये ओवर द टॉप है, तो क्या कहते हैं, मुंह से निकल क्या होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे सरकार ने क्या करा है कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स वगैरह OTT प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन वगैरह या ZEE5 वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, वो सारा का सारा आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ले आया गया है। अब जानेंगे हम OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। वैसे नेटफ्लिक्स एंड चिल सर के सुन के आते तो समझ ही गए होंगे, और जो आधे बच गए उनको बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। केबल टीवी से हट के चीज़ें हैं, पहले हम लोग केबल टीवी देखा करते थे, तो अब यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें हम लोग को अवेलेबल मिल गई हैं। नेटफ्लिक्स पे जाइए, आराम से उनके खुद की वेब सीरीज़ चल रही हैं, अमेजॉन प्राइम पे जाइए वेब सीरीज़ चल रही है, हॉटस्टार पे तो पिक्चरें रिलीज़ होने लग गई हैं, ऑल्ट बालाजी हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गए। और इनको ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। समझिए, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म मतलब कि OCCPs, क्लियर है। तो OCC इंडस्ट्री ये अलग है बाकियों से, जैसे कि आपका बाकी सारे हो जाते हैं ना, जो आपका इंटरमीडिएटरीज या आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट देते हैं, जैसे UGC प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना। तो इनसे अलग है, ये मत सोचिएगा OTT यूट्यूब वगैरह है, ऐसा नहीं है। और ये इसमें कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये फुली क्यूरेटेड कंटेंट कैटलॉग है, मतलब इसमें लाइसेंस या ओन ये इंडिविजुअल प्रोवाइडर करता है, एक इंसान के हाथ में चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, अब पुल मॉडल ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो चूज करते हैं कंटेंट को, जो भी वो देखना चाहें वो अपना देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे हमें क्या देखना है, अपनी किस जगह का देखना है, किस प्लेस का देखना है, सब अपनी मर्जी का देख सकते हैं। ठीक है, तो अब रिश्ता क्या कहलाता है जब चल रहा है अगर केबल टीवी पे, तो आपको देखना पड़ जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं है कि रिश्ता क्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। वो जो कहला रहा है उसी हिसाब से आपको समझना है कि यही जो कहला रहा है वही है रिश्ता, है ना। और लेकिन भैया वहाँ पे गए, अगर आप मारपीट देखना चाहते हैं, रोमांस देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, कहाँ का देखना चाहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। उसके साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है प्रेजेंट है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है, सन 2000 का, ईयर 2000 का, इसने प्रोविजंस वगैरह रिलेटेड है आपकी कंटेंट से रिलेटेड, वेबसाइट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स वगैरह, URL वगैरह, है ना, ये ब्लॉक हो सकती हैं अंडर सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी साइट ऐसा कुछ अगर दिखा रही है जिससे इंडिया की सोवेनिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंडिया को डिफेंस को, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, या किसी फॉरेन स्टेट के साथ जिसके साथ अच्छे रिलेशन है, या पब्लिक ऑर्डर के साथ अगर कोई खतरा है, तो ऐसी चीज़ों को बंद करा जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोलता है। साथ ही साथ इंडियन पीनल कोड 1860 जो है, 1860 वाला, ये भी रोक लगाता है ऐसा कोई कंटेंट अगर आप दिखा रहे हो जो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट हो। और साथ में तीसरी बात कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे रोक लगाता है। तो आप ये सब नहीं दिखाइए, ये सारे के सारे जो अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे देश में प्रेजेंट है, वो तो इस तीन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसके बाद इंडियन पीनल कोड 1860 वाला, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का। तो हमने यहाँ पे समझा कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ये समझा। अभी प्रेजेंटली क्या कौन कौन से इनको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, वो समझा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बारे में न्यूज़ क्या है, और अब ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, न्यूज़ ये है कि फिल्म वगैरह हो गई, ऑडियो विजुअल्स वगैरह हो गए, ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं ये ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। और इसको इस समय जो लाया गया है वो ले आया गया है ज्यूरिडिक्शन ऑफ INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, ये इसको सारी चीज़ों को ले आए हैं। और कैसे लाए हैं, ये एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लेकर आए हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल
1961 है, 1961 वाला। इसको कुछ चेंजेस लाए गए हैं, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं और इसके अंदर एक क्लॉज डाला गया है क्लॉज 3 के नाम से, जिसमें क्या है, क्लॉज 3 आर्टिकल नंबर 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको यूज करके यहाँ पे मतलब इसको डाला नहीं गया, आई एम सॉरी, ये जो आर्टिकल नंबर 77 का क्लॉज 3 है उसका यूज करके यहाँ पे इसको, जो आपका जितने भी ये फिल्म्स वगैरह हैं, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम वगैरह हैं, इन सब को INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर डाल दिया गया है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि मैम ये आर्टिकल नंबर 77 का क्लॉज जो 3 है उसको यूज तो करा है, लेकिन मैम ये तो बताती जाइए कि आर्टिकल नंबर 77 का क्लॉज 3 है क्या। तो आर्टिकल नंबर 77 क्लॉज 3 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि ये रूल्स वगैरह बना सकते हैं, ज़्यादा जो कन्वीनियंट, ताकि बहुत आसानी से वो कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस हो सरकार का, है ना, और एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो यहाँ पे जितना है ये आसानी से सरकार अपना काम कर सके, मिनिस्ट्रीज अपना काम कर सके, तो इसके अंदर यहाँ पे बिजनेस वगैरह किस मिनिस्टर को कौन सा मिलेगा ये सब बताता है आर्टिकल नंबर 70 पार्ट 3, है ना। ये प्रेसिडेंट को ये पावर दे रहा है सारी कि ये रूल बना सकते हैं। अच्छा, तो ये काम जो है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ है। इस नोटिफिकेशन में और क्या चीज़ें आई हैं, तो ये नोटिफिकेशन में कुछ न्यूज़, करंट अफेयर्स वगैरह कंटेंट जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हैं उसको भी इसके अंदर लाया गया है। अच्छा, पहले क्या था ना, पहले ये था कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो यहाँ पे आते थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। और बाकी सारे जो है जैसे कि प्रिंट मीडिया, टेलीविजन वगैरह, रेडियो वगैरह, ये सब आते थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, है ना। अभी यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ INB के अंदर आ गया है। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट जैसे कि क्या दिखाना चाहिए यूट्यूब पे या फेसबुक पे, ये उसी तरीके से रहेगा और ये अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बैकग्राउंड के बारे में चल आपको लेके चलते हैं, ले चल तुम्हें हवाओं में। और बैकग्राउंड में आपको बताएंगे कि सेंटर देखिए यहाँ पे जो है वो आइडिया लेकर आ रही है रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ OTT प्लेटफॉर्म का सिंस 2019। एंड इसने कहा भी था बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं स्ट्रीम कर रहे हैं जो है ना नेटफ्लिक्स वगैरह, उनसे कहा भी था, कई बार कहा था कि आप अपना जो चला रहे हो, ये रेगुलेटरी मॉडल चला रहे हो, थोड़ा इसमें थोड़ा थमो, थमो बेटा ज़रा, बहुत ज़्यादा उछल रहे हो आप, है ना, और कुछ भी दिखाई दे रहे हो मत दिखाओ। और फिर जनवरी 2019 की बात है कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है IAMAI जिसे बोलते हैं, इसने एक कोड भी सामने रखा था जिसे कहा था कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के लिए। और फरवरी 2020 की बात है जब इसी ने IAMAI मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिलीज करा था एक कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स, है ना। इसे करीब 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सितंबर तक साइन करना भी था। कोड के में क्या लिखा हुआ था, तो कोड में कुछ गाइडलाइंस दी हुई थी, है ना, ये किस तरीके का कंटेंट आपको लेकर आना है, क्या उसका पेरेंटल का मामला रहेगा, एक्सेस कैसे मिला जाए, कैसे एक्सेस कंट्रोल क्या रहे, क्या एज क्लासिफिकेशन करिए, है ना, हर उम्र का बच्चा सब कुछ देखे ले रहा है, मैच्योरिटी रेटिंग्स क्या लेंगी, समझ रहे हैं। और एक कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाइए, है ना, 2 टियर कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी बनाने की ज़रूरत है। अब 2 टियर रहेगा तो टियर 1 में क्या रहेगा ये समझिए। टियर 1 में ये रहेगा एट दी OCCP लेवल पे रहेंगी बातें यहाँ पे, है ना, ये जो रहेंगी वो OCCP लेवल पे रहेंगी, मतलब ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के लेवल पे बातें रहेंगी। और डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फोरम बनाया जाएगा इंटरनली, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म अपने ही पास ऐसा बनाएंगे जहाँ पे सारा दुख दर्द दूर हो सके, ठीक है, डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फोरम बनाएंगे। और टियर 2 में क्या रहेगा, ये इंडस्ट्री लेवल पे रहेगा, है ना, मतलब एक बॉडी होगी जो कि आएगी IAMAI के अंदर। क्लियर है? तो ऐसी बॉडी होगी जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर आएगी और ये सेटअप करेंगे सारे सिग्नेटरीज एज द ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स गवर्निंग काउंसिल के तौर पे। क्लियर है? उसके बैकग्राउंड में फिर क्या हुआ था कि भाई इसने 5 तरीके के कंटेंट पे रोक लगाई थी, 5 तरीके के, जिसमें आपका आ रहा था वो सारे जो नेशनल एम्बलम ऑफ या फिर नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या दिखा रहे हो कोई ऐसी चीज़ जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ती हो, या कोई ऐसा कंटेंट जो है किसी तरीके से किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हो, या कोई ऐसा कंटेंट जो भाई बुरी तरह से प्रमोट करता हो, टेररिज्म को बढ़ावा देता हो, है ना। तो मुन्ना भाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे।
अब देखिए हालाँकि जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को प्रपोज़ करा गया वो भई आईएनबी ने जो मतलब इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। ये कह के कि देखिए यहाँ पे जो है दैट इट लैक्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। इसमें थर्ड पार्टी जो मॉनिटरिंग है उसकी आज़ादी है इसमें इसमें नहीं देखने को मिल रही है और आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है ना? इसमें जो कोड ऑफ एथिक्स है सही से नहीं डिफाइन करा गया है, प्रॉपर तरीके से प्रोहिबिटेड कंटेंट नहीं बताया गया है क्या है, और सेकंड और थर्ड ईयर लेवल भी होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके वगैरह जो भी। तो उन्होंने उस समय मना कर दिया था आईएनपी ने। और अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उनकी बेंच ने इशू करी कुछ नोटिस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करी, आईएनबी मिनिस्ट्री को इशू करी, और आईएएमएआई को इशू करी, है ना, पेटिशन पे कि आपको भाई रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म जो है जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है इन्हें आपको रेगुलेट करना है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह हो गया, है ना। और इसके लिए आपको एक ऑटोनोमस बॉडी बनानी पड़ेगी। उस ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पे जो एक अलग बॉडी होगी वो इनको जो है वो रेगुलेट करेगी। तो इतनी कहानी आपको बैकग्राउंड की समझ में आएगी। बात अभी की नहीं है, 2019 से चल रही है। अब देखिए सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, क्या चल रहा है इंडिया में अभी ही को लेके। अगर बात करें मीडिया प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेशन को लेके, तो हमारे भारत में आप देखते हो टेलीविजन आप देखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, कंटेंट को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज गाइड करती हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल हो गई, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी हो गई, ये सब देखती जागती हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन का? तो देखिए इसी वजह से स्टैंडर्ड, है ना, ये प्रमोट स्टैंडर्ड्स दैट एडवांस मीडियाज क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक, पर्टिकुलरली इन द कंट्री लाइक आर्स। देखिए हमारे कंट्री में क्या है ना, कुछ भी आप नहीं दिखा सकते हो, है ना। और भाई हमारी कंट्री के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता क्या है कि इसमें स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, एडवांस करता है मीडिया की क्रेडिबिलिटी पब्लिक के अंदर, है ना, विच नीड्स टू इन्वॉल्व टू गेट एन इंडिपेंडेंट प्रेस। आज़ादी ज़रूरत है प्रेस को। उसके बाद डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। देखिए जनता के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि फ्री मीडिया है ना, फ्री मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट प्रोसीजर टू बी इंडिपेंडेंट। उसके बाद है ना, मतलब जर्नलिस्ट राइट्स के, जो जर्नलिस्ट वगैरह के राइट्स हैं वो भाई उनको भी प्रोटेक्ट करना है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इनकलकेट अ प्रोफेशनल कल्चर टू बी जज फॉर मिस्टेक्स नॉट बाय दोज इन पावर बट बाय कलीग्स। उसके बाद क्या, इतना नहीं है, आप मेरी चीज़ समझिए, लेसन प्रेशर ऑन द जुडिशरी। मतलब अगर मान लीजिए कोई पर्सनल राइट्स का वायलेशन होता है किसी प्रेस के द्वारा, तो करेक्टेड होता है विद द सेटिस्फैक्शन बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जाके सीधा सीधा जो है वो जुडिशरी के पास पहुंच गए ना, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपने स्तर पे देख लेती है। अच्छा, तो फायदे तो बहुत सुन लिए, इश्यूज तो भी कुछ होंगे ना। तो इश्यूज भी हैं कि मतलब देखिए, डिफिकल्ट टू अराइव एट अ रेगुलेटरी कंसेंसस दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ऐसा कुछ काम करना जो सारे स्टेक होल्डर्स को मंजूर हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, टूथलेस इन नेचर, मतलब यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, बिना दांत का इंसान है। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मतलब सेल्फ रेगुलेटरी कोड्स जो है वो इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करे जा सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और सेल्फ सेंसरशिप, मतलब एक रेगुलेटरी, जो एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड है, ये फैक्टर में भी ना हो किसी भी अलग अलग तरह की कंटेंट का इंटरनेट के अंदर, और इसकी वजह से सेल्फ सेंसरशिप लग सकती है अंदर ही में, है ना, प्लेटफॉर्म्स की आपस में ही लग सकती है कि भैया ऐसा ना हो स्क्रूटनी हो जाए, इसलिए अपना खुद ही की सेंसरशिप लगा दो। अब देखिए आर्ग्यूमेंट क्या है रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म से, है ना, अगेंस्ट क्या और आर्गूमेंट है, ये तो हमने बात कर ली कि भाई हम क्या बात कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देखिए क्या है आर्गुमेंट। पहला कहता है फियर्स ऑफ सेंसरशिप रिजाइम। दूसरा है नो नीड ऑफ एडिशनल रेगुलेशंस, मतलब अभी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैट्यूटरी पोजीशन जैसे कि आईटी एक्ट वगैरह हो गया, ये ऑलरेडी है, तो अब फालतू में क्यों कुछ ऐसा करके ना, पहले तो है ही है ना कि अगर आप ये सब दिखा ही नहीं सकते हो, दिखाओगे तो खुद ही बंद हो जाएगा चैनल, तो अब नया क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें। तीसरी बात फ्रीडम टू कंज्यूम कंटेंट। देखिए जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक पुल कंटेंट देते हैं, मतलब अपना खुद चाहता है, यूज़र चॉइस होती है उसके पास में कि वो जो देखना चाहता है वो देखे, है ना। मोर ओवर जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो देखते हैं कि भाई देखो ऐसा प्रोग्राम हो, एज के हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से ऑफर भी करते हैं, तो अपनी तरीके से वो काम कर ही रहे हैं। उसके बाद कहता है ग्रोथ इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। देखिए इतना तेज जो बढ़ी है ओटीटी इंडस्ट्री, है ना, ये छोटे छोटे जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा दे रही है। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो, जो भी छोटी छोटी फिल्में आती हैं वो यहाँ पे
लॉन्च हो जाती हैं। अब ये सब ग्लोबली देखे जाते हैं, तो ग्लोबली इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप इनको बंद करोगे या इनको हटाओगे, तो छोटे-छोटे जो लोग हैं, जो अपनी वेब सीरीज़ वगैरह लॉन्च कर देते हैं, ग्लोबली चीज़ें चल जाती हैं, तो बहुत फ़ेमस होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इसका लॉस हो जाएगा। उसके बाद वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट, यहाँ इतना कंटेंट है कि एक दोबारा लॉकडाउन होगा तभी खत्म होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ही बहुत लोगों की वेब सीरीज़ खत्म हुई है ना? बड़ा वाक़ई बड़ा मुश्किल है ये कंटेंट कवर करना, समझ रहे हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड से मामला आ रहा है ना, तो कितना है इतना भाई, पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी ये चीज़ है कि टेक्निकली इतना आसान नहीं है ब्लॉक करना कंटेंट को। पूरे वर्ल्ड से आप किसको किसको ब्लॉक कर दोगे, है ना? तो ऐसी कुछ बात है। अब देखिए, ज़रूरत क्यों है इन प्लेटफ़ॉर्म को रेगुलेट करने की, ठीक है? ये सब तो हमने देख लिया कि नहीं कर पाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इसलिए, पहली चीज़ तो ये ओटीटी की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया अभी देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी मार्केट है। इसका कोई और बड़ा रीज़न नहीं है, बड़ा रीज़न है हमारी जनता और उसके पास हुआ अंबानी जी का दिया हुआ इंटरनेट। तो भैया, अब बहुत क्या अंबानी जी का दिया हुआ है, अब ये मत कहने लाइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ तो वाईफ़ाई लगा है, ठीक है? आप अमीर हैं, ठीक है, सुना लीजिए। तो भई, यहाँ पे जो पहली चीज़ तो ये है कि रैपिड ग्रोथ है ओटीटी इंडस्ट्री की, तो जब ज़्यादा पैसा आएगा, 6 लार्जेस्ट बन जाएगी 2024 तक, तो हम तो देखेंगे कितना पैसा कमा रही हो, काहे नहीं झाँकेंगे, आहा हा! हमारे देश में करोगे ऐसे कैसे? दूसरी बात आती है लैक ऑफ ओवरसाइट। देखिए, व्हाइल जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ना? वो देखने में लगेगी लुक्स आफ्टर दी भई प्रिंट मीडिया, वो प्रिंट मीडिया को देखती है हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल वगैरह ये सब आते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन मॉनिटर करती है फ़िल्म्स वगैरह को। तो अभी कोई ऐसा लॉ यहाँ पे आज़ाद कोई अलग बॉडी है नहीं जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को देखे। साथ ही साथ कोई लॉ भी नहीं है ना? कि कैसा कंटेंट आप दिखाओगे, कैसी ऑनलाइन सर्विस आप दोगे, तो ये सब भी कुछ नहीं है। दूसरी बात, रिसीट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। देखिए, बहुत सारी जो पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन वगैरह फाइल हुई हैं, है ना, कोर्ट के अंदर पूरे कंट्री में, जो दुख जता रही हैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेके, कुछ बातें गलत सलत बता रही हैं कि नहीं सही हो रहा है कुछ। तीसरी बात ये है कि भाई कंसर्न्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टेबल कंटेंट। अब देखिए, बहुत सारी बात ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे बिना किसी रेगुलेशंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ये कुछ भी फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, हेट स्पीच फैला सकते हैं, या कुछ भी गंदा संदा कंटेंट जो है वो फैला सकते हैं, कोई वायलेंट चीज़ें दिखा सकते हैं, है ना? तो ये कंटेंट की वजह से भाई आपसी रिश्ते ऐसे ही खराब हैं आपस में लोगों के, और ना खराब हो जाए। उसके बाद पैरिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट। तो फिल्म इंडस्ट्री हमारे भारत में जो है, इसने देखिए आवाज़ उठाई थी कि दुख जताया था इंडस्ट्री को एक ज़रूरत है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, CBFC की। डिजिटल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अवेलेबल है लोगों को बहुत ही बड़े लेवल पे, और इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, बस सीधा निकला, बनाया गया और डाल दिया गया, है ना? तो ये दिक्कत है। और अब आखिरी में बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये क्या-क्या करा जा सकता है इसके लिए, तो पहला है मॉडल कंबाइनिंग स्टेट सेंसरशिप एंड सेल्फ रेगुलेशन। भई तो कुछ ऐसा बना लो जिससे यहाँ पे एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हो, है ना? कि सेल्फ रेगुलेट भी हो रही हैं चीज़ें, और साथ ही साथ आप सेव भी कर रहे हैं, है ना? मतलब जो क्रिएटिव कंटेंट है, जो आज़ादी है कंटेंट क्रिएटर की, आर्टिस्ट की, वो भी यहाँ पे हो जाए। और साथ ही साथ कंज्यूमर भी हर्ट ना हो, और वो भी आराम से जो भी चाहे वो कंटेंट देख ले, एक्सेस कर ले। दूसरी बात, इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल रेटिंग सिस्टम। तो देखिए, ऐसा कुछ हो जाए कि स्टैंडर्ड रेटिंग सिस्टम कंटेंट के लिए या कोटा के लिए वो हो, एक पर्टिकुलर मतलब इंडिजीनियस कंटेंट के लिए हो जाए, और एक हो जाए भाई ये जो भी जो है ग्लोबली चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप एक ऐसा देख लो कि भाई आपके एरिया में आपको ये कंटेंट देखना है, तो ठीक है, इसकी रेटिंग यहाँ पे जो होगी वो इंडिजीनियसली होगी, है ना? मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होगी। फिर तीसरी बात आ जाती है इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल। देखिए, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो देखेगा अगर किसी इंसान को, किसी जनता को है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो उसके लिए भाई, उनके लिए भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म से अगर उनको कोई दुख है तो वो मैकेनिज्म देखेगा इसके लिए। और आखिरी में वे फॉरवर्ड में ये है फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड गाइडलाइंस। तो देखिए, सरकार जो है ये कुछ गाइडलाइंस बना सकती है, इसके अंदर सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं कि क्या भाई होने चाहिए, और जैसे सारे एक्ट की बातें ली जाए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों ना हो वो 2000 वाला, इंडियन पिनल कोड वाला हो 1860 वाला, या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट हो 1986 वाला, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हो 2012 वाला, कॉपीराइट एक्ट 1957, या जो भी चाहे।
है ना? जैसा भी लगता है कि सेल्फ रेगुलेट वगैरह करने में चीज़ों को ज़रूरत है जिस भी एक्ट की, तो उस एक्ट को लेके आया जाए। तो बस ठीक है, अभी यहाँ पे इतने टॉपिक करते हैं, बाकी 3 टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा व्यू कमेंट में छोड़ दीजिएगा, और क्या बाकी सब कुछ कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए आराम से देखिए, मुझे फॉलो करिए। धन्यवाद।